दादरी से उठी बीफ की सियासी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी सुरमाओं के बयान आग में पानी के बजाय पेट्रोल छिड़क रहे हैं। राजनीति की ये नई रवायत संविधान के खांचे को भी अपने हिसाब से खींचने में लगी है। बीफ को लेकर हर कोई अपना फरमान सुना रहा है। ताजा विवाद तब भड़का जब सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया कि अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना ही होगा। तो मुस्लिम रहे लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। ये कहीं नहीं उनके उसमें भी नहीं है लिहाज में कि हमको बीफ खाना ही खाना। अब जिस चीज की किसी समाज की एक मान्यता है, देखिए हमारे यहाँ कल्चरली हम डेमोक्रेट हैं, तो डेमोक्रेट में हमेशा फ्रीडम होती है, लेकिन उस फ्रीडम का भी एक नियम है, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि फ्रीडम वहीं तक चलती है जहां दूसरे की फ्रीडम, दूसरे की मान्यता उसको चोट ना पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि इस देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा। अगर बात को उल्टा करके देखें तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो बीफ खाना नहीं छोड़ेगा उसे देश छोड़ना होगा। अपने बयान पर बवाल होता देख खट्टर साहब ने सफाई देने में भी देर नहीं की। खट्टर ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए, मेरे भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। खट्टर के अपने बयान से पलटने के बाद ही इंडियन एक्सप्रेस ने अपना वो टेप जारी कर दिया। उसके बाद सब कुछ आईने की तरह साफ था कि ये बवाल बिना बात नहीं हुआ। कोई बात तो है जिस पर इतना हंगामा हुआ। विपक्ष तो विपक्ष, बीजेपी के अंदर ही सीएम के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा हो गया। जो भाषा पाकिस्तान में हाफिज शहीद बोलते हैं, वही भाषा आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा में और देश में बोल रहे हैं। तो लेकिन वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ जिसकी जैसी भावना है वो अपने हिसाब से खाए, इसमें कोई वो रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक राष्ट्र भगत हमारे कार्यकर्ता हैं। उनके जीवन में कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। मेरा कहना यह है कि गौ सेवा के लिए है, सेवा करो गौ की, लेकिन गौ के नाम पर राजनीति मत करो। बीफ पर सियासी बम पहली बार नहीं फूटा। इससे पहले भी कई बयानवीर नेता इस पर अपनी सियासी रोटी सेक चुके हैं, कोई समर्थन करके, कोई विरोध करके। क्योंकि राजनीति में चित भी अपनी और पट भी अपनी होती है। जो बाहर जाता बीफ खा रहा कि नहीं, हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा, अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। एक तरफ तो आप कानून की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आप 5 सितारा होटलों में गाय का गोश्त सप्लाई करते हैं। तो अगर खाने वालों का जुर्म है तो वो जगह भी मुजरिम है जहां ये पाप हो रहा है। हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। हमारी भारत माता रोज क्या कर रही है? इंडिया भारत माता की तरफ कोई उंगली उठाता है कोई आतंकी, तो हमारे लोग शहीद भी होते हैं, सामने वाले को मारते भी हैं। जो गोमांस खाने की वकालत करते हैं उन सबसे पूछना चाहूंगा, अगर जिसे तुम मां कहते हो, अगर तुम्हें कैसा अच्छा लगेगा? एकेडमिक बहस है, वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में, लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठते हैं कि बीफ के बहाने देश का सामाजिक सौहार्द सूली पर क्यों टांगा जा रहा है? जो रहबर हैं वही रहजन बनने पर क्यों आमादा हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ, बिल्कुल। मुद्दा आज बेहद अहम है और सेंसिटिव भी, लेकिन एक बयान ने पूरी सियासत में बवाल मचा दिया है। बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी, लेकिन बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि ये राजनीति का किस तरह का रंग हम देख रहे हैं। जब ऊंचे पदों पर बैठे एक अहम इंसान कोई इस तरह का बयान देता है, फिर भले ही उस बात का खंडन हो, लेकिन जब बात निकलती है तो फिर तूफान जरूर आता है। अब इस तूफान से किस तरह से लड़ना है और ये तूफान मौजूदा राजनीति को क्या दिशा देगा, ये देखना और सोचना यकीनन दिलचस्प है। एक बात और अहम है कि आखिर बीफ ही इतना अहम मुद्दा क्यों आज हमारे देश में हो गया है? क्यों इसी पर सिर्फ राजनीतिक चर्चा हो रही है और बयान आ रहे हैं जो समाज और लोगों को बांटने का काम भी कर रहे हैं? क्या बाकी के मुद्दे खत्म हो गए हैं, या फिर आज इन नेताओं की राजनीति इतनी अहम हो गई है, वोट बैंक की राजनीति इतनी अहम हो गई है कि बाकी मुद्दे और आम इंसान से सरोकार कहीं दूर होता जा रहा है? कुछ खास मेहमान हैं जिनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान जो एक अखबार को दिए इंटरव्यू में छपा, जिस बयान ने पूरी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, बिहार तक भी, बिल्कुल बिहार तक भी हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। मेरे साथ प्रोफेसर अनंतराम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अमित नेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पत्रकार भी है, नमस्कार। सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, नमस्कार जी। खजान जी कांग्रेस से, और दिनेश अग्रवाल इनेलो से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर अनंतराम जी, ये बयान, एक इंटरव्यू, और बयान के बाद ये बवाल और फिर सियासत, फिर उस बयान से यू टर्न, ये सब क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं कोई ऐसा मुद्दा संवेदनशील है, ये हाँ। बहुत ही संवेदनशील है। हाँ। और एक राज्य के मुखिया जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसा बयान दे करके उन्होंने समाज को बांटने का काम किया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको कहूँगा, अनफॉर्चुनेट। और ऐसा बयान एक राज्य के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठे, तो उनके मुख से ये शोभा नहीं देता कि वो समाज को और देश को बांटने का काम करें। और खास तौर पर ऐसे जबकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, जबकि हमारे देश में उस समुदाय के, मैं नाम लिए बिना कहता हूँ, 17% आबादी बस्ती है। आप ये तय करेंगे क्या कि कौन क्या खाएगा? और दूसरी बड़ी बात ये कि क्या दूसरे मुद्दे खत्म हो गए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे क्या खत्म हो गए? क्या आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके ऊपर आ गए हैं? और कल को तो आप ये भी कहेंगे कि आप होटल, जो ऐसे अभी आपके उस पर भी दिखाया जा रहा है क्लिपिंग में, कि होटलों में सर्व हो रहा है। भारत से कितना, मैं एक नई बात भी जोड़ना, भारत से कितना विदेशों में बीफ भेजा जा रहा है, कितना इसी देश से, तब तो ये कोई नहीं बोला। और व्यापार हो रहा है। वो भी अगर मैं एक अलग तरह अलग रख लूं, लेकिन ये बयान तो ये समाज को नहीं, ये किसी के गले नहीं, ये किसी के गले नहीं उतरता, और समाज को और देश को बांटने वाला बयान है। हाँ, चलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, गाय और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकती, खासकर भारत के संदर्भ में, और हरियाणा के संदर्भ में तो और ज्यादा सेंसिटिव। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल के दौरान देखा, दुलीना हत्याकांड हुआ था, जिसकी गूंज संसद में सुनाई दी थी। सोनिया गांधी यहाँ पे आई थी। उसमें मुद्दा ये था कि हिंदू समुदाय के आदमी थे और गौओं को लेके, मृत गौएं थी, वो लेके जा रहे थे। तो रास्ते में ये हो गया कि गौओं की हत्या की गई है। तो उसमें 5 निरपराध मारे गए थे बेमौत, और बहुत ज्यादा सियासत गरमाई थी। तो ये मुद्दा पहला नहीं है हरियाणा की राजनीति में। सुनिए, तो ये जरूरी है कि ये हो, आगे भी होता रहे। सुनिए, होता क्यों रहे, होता क्यों रहे? सुनिए, पूरा सुनिए। राजनीतिज्ञों को ये लगता है कि गाय की पूंछ पकड़ के वो वैतरणी पार कर लेंगे अपनी राजनीति की। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री ने आज बोला है, कि हम हरियाणा की जो 2.5 करोड़ आबादी है, उसके खाद्यान्न जो है, यानी जो इंटेक है भोजन का, कि इतनी कैलोरी सुनिश्चित हो सके और इतने रुपए में, उसके लिए क्या प्रबंध करेंगे? देखिए, दालें जो है वो 200 रुपए पर किलो ग्राम की जो आपकी बात में नेहरा जी समझ गई कि मुद्दा कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, लेकिन जो हो गया, जो बयान दे दिया गया, उसका क्या? मैं उस पर आना चाहूंगी, क्योंकि आज सबसे अहम वही है। मुद्दे तो मैंने पहले कहा बहुत होने चाहिए, महंगाई है, बेरोजगारी है,
और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत होने चाहिए, लेकिन है कहाँ? वो दादरी से जो चीज शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और फिर एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं वो तो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहे हैं। पोलराइजेशन हो रहा है। खाने की ही बात पे आ रहा हूँ, खाने का मुद्दा है, उसमें गऊ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए इसमें क्या है कि राजनेता और खासकर जो सत्ता में है उनको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के भी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को निर्धारित करें खाने के लिए। मेरा सीधा सवाल, आपकी नजर में बतौर एनालिस्ट एंड पत्रकार, आपकी नजर में इस तरह का बयान देना चाहिए था, बनता था, हाँ या ना? नहीं। चलिए खजान जी जल्दी से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक ऐसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, उनका गैर जिम्मेवाराना बयान है। और मैं ये मांग करूंगा माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से कि ऐसे मुख्यमंत्री को डिसमिस कर देना चाहिए, जिसको भारत के संविधान के मुताबिक अपनी बात भी नहीं कह सकते, और फिर अगर कहिए तो उसमें दम है, दम दिखाएं वो, और उस पर अडिग रहते। अब मैंने कह दिया तो कह दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में थूक के चाटने वाली जो बात है वो बहुत ही मतलब ऐसी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मैं। और गौ माता को पूरी दुनिया मानती है, गौ माता के बारे में ये राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कोरी राजनीति कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता गौ में वास करते हैं, गौ माता का दूध अमृत समान है, गौ माता सब ठीक है, लेकिन एक विशेष समुदाय को नसीहत देना और ये कहना कि आप रह नहीं सकते, आपको खाना नहीं चाहिए, बात वो है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरीके घटिया राजनीति की है उसकी बहुत कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। नवजोत जी, आपने जो चर्चा की शुरुआत की कि मुद्दे और बहुत थे, ये बिल्कुल सटीक शुरुआत है। मुद्दे बहुत थे, राजनीतिक मुद्दे थे, सामाजिक थे, धार्मिक थे और लोगों के आर्थिक मुद्दे थे, लेकिन क्योंकि सरकार पिछले 1.5 साल से हर मुद्दे पर विफल है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए रोज इतना कंट्रोवर्शियल बयान तो रोज मैं वही कह रहा हूँ, जो सेल्फ सुसाइडल हो जाए, कंट्रोवर्शियल बयान इतना कंट्रोवर्शियल नहीं दे देगी जो सेल्फ सुसाइडल हो जाए, वो भी इस वक्त जब बिहार इलेक्शन है, मुद्दा पहले ही इतना गरमाया हुआ है पोलराइजेशन को लेकर। आज भाजपा के पास कुछ नहीं बचा सिवाय जैसे 89 में रथ यात्रा लेकर निकले थे। कहने का क्या मतलब, ये जानबूझकर दिया गया बयान है? निश्चित तौर पर जानबूझकर दिया गया बयान है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, विडंबना इस बात की है कि आज हिंदुस्तान ब्राजील के बाद पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि गोवा के अंदर स्टैंड करती है, वहां सरेआम बीफ बिकता है और जब बीफ की कमी आती है तो सरकार बकायदा अनाउंस करती है कि हम आपको बीफ प्रोवाइड करेंगे। सरकार वहां पर बीफ प्रोवाइड करती है और उसी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री। सुनीता जी। नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज मुद्दा जो आपने लिया है वो बीफ पर लिया है। मैं इसी टॉपिक पे बात करूं या कि विकास की बात करूं? जब इंडियन एक्सप्रेस के जो वहां पर रिपोर्टर थे, उन्होंने जब उनसे दादरी कांड के बारे में बात किया तो वो विकास की बात कैसे करेंगे? वो जवाब वही देंगे ना जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे। तो सबसे पहली बात, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने ये जानबूझकर दिया है? जब आप ये देखिए, आप उनसे नहीं, अभी हमारे भाई बंधु ये बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि दादरी टॉपिक ये है ना, सीएम ने बयान दिया है, हमारा स्ट्रेट है, इसलिए यही कहना चाह रही हूँ, इसी पर बात कर रहे हैं। समय जो रिपोर्टर क्वेश्चन करेगा उस समय वो जवाब उसी बात का देगा। अगर जब विकास की बात आएगी तो विकास की जवाब वही देगा। हम उसी बयान पर चर्चा कर रहे हैं तो ये बयान जिसने इतना बवाल खड़ा कर दिया, जिसके लिए आकर सामने माफी भी मांगनी पड़ी और ये भी कहना पड़ा कि खेद है, खेद है। वो बाद में करेंगे। मैं सिर्फ यही पूछना चाह रही हूँ कि हम आज सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करें, बिल्कुल विकास की बात नहीं होगी ना अभी, ठीक है? अब मैं अपनी अगली बात रखती हूँ कि देखिए ये मुद्दा जो है, मैं ये एक बात और बता दूं, जिस तरह से आप फ्री हैं टू से एनीथिंग, इसी तरह से बाकी मेहमान भी हैं, बिल्कुल फ्री, वो अपने टॉपिक को विकास में लेकर जाते हैं या फिर इस मुद्दे को किस राजनीति का रंग देते हैं। मैं उनको कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, वो उनके हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा भी जवाब ये उन्हीं को ही था कि जब एक इंसान से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो वो जवाब उसी कर दिया। एक मिनट, अभी आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप थी। तो सुनीता जी आप बताओ ना, वापस क्यों ले लिया? नवजोत जी, ये गाय की जो राजनीति है, ये 1857 में आपको याद होगा मंगल पांडे ने
जब एक अंग्रेज अधिकारी को गाय के कारतूस पर ही गोली मार दी थी। ये 29 मार्च 1857 की बात है। और उसके बाद फिर 10 मार्च 1857 को जो है सारी की सारी सेना वहां से मेरठ पे कब्जा करके, क्यों बता रहे हैं? मैं बता रही हूँ, गाय की क्रांति के लिए गाय का इतिहास थोड़ी सुनना है, मुझे तो बयान पर बात करनी है। इतिहास लोग जानते हैं, इतिहास नहीं सुनना पहुंचेगी। ना 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 सुनीता जी, मुझे इतिहास सुनना ही नहीं है। पॉइंट पर मुझे इतिहास नहीं सुनना। इतिहास में आज कोई नवजोत जी प्रश्न केवल एक है। क्या ये सपोर्ट करती है कंडम करती है? प्रश्न केवल एक है कि क्या मुख्यमंत्री के बयान पर आप स्टैंड करते हो या बैक करते हो? ये लोग विकास की बात करने के लिए फ्री है, तो मैं भी तो अपनी बात करने के लिए फ्री को सपोर्ट करते हो। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि विकास के मुद्दे नहीं हुए, इसलिए ये बयान जानबूझकर दिया गया, जिसका आप जवाब दे सकती हैं और आपने दिया भी। आपने दिया भी। मैं एक बात पूछना हमारा चाहता जो हूं, क्या सवाल आप मनोहर लाल जी के बयान का समर्थन करती हैं? इसका मतलब ये मैं ये बात कह रही हूँ कि नहीं, उन्होंने- बस इस बात पे नहीं, आप सुनिए क्या मेरी बात। समर्थन करती है? हाँ, बस आप क्वेश्चन करिए, मैं रिप्लाई उस हिसाब से दूंगी। आपका क्वेश्चन क्या है? सुनीता जी, अभी आपको सवाल ही नहीं समझ आया। एक बयान ने इतना सुबह से लेकर शाम हो गई, 12 घंटे बीत गए, इतना बवाल खड़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता मुझे अपना सवाल रिपीट करने की जरूरत है। आप छुपे हैं नहीं, तो आप बताइए ना किस आइडियोलॉजी पे काम चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, आप आज सवालों को इधर उधर मत घुमाइए, आज आप सीधा जवाब दीजिए। क्या आप उसका समर्थन करती ये हैं? जो स्टेटमेंट दी गई है, इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है और ये स्टेटमेंट क्यों दी गई? क्या आप उसका समर्थन नंबर 2, क्या यही इम्पोर्टेंट एक राजनीति रह गई? जी देखिए, नंबर 1 बात तो यही है कि इसीलिए मैं आपको वहां ले जाना चाहती हूँ कि उस क्रांति में बहादुर शाह जफर को जब आप सुनिए मेरी बात, जब उनको शासन मिला तो 60 से 70% तक हमारे मुस्लिम जो हैं उसके अंदर शहीद हुए थे और उन्होंने फरमान जारी किया था कि आज के बाद कोई भी यहाँ पर जो है वो गोहत्या नहीं करेगा। और 1 अगस्त ये प्रश्न कर रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले तक उसकी सीमा थी, दिल्ली के लाल किले से बाहर उसकी सत्ता नहीं थी, जिसका फरमान बताया आपने। जिस इतिहास की दिल्ली के लाल किले पर उसकी सत्ता नहीं थी, किस बहादुर शाह का जिक्र कर रहे हैं आप? बहादुर शाह की तो दिल्ली के लाल किले से बाहर उसको कोई पूछता नहीं था। जिस दिल्ली के बहादुर शाह की बात करते हैं आप, उस दिल्ली के लाल किले से बाहर नहीं वो जा सकता था। एक बार निकला, रेजिडेंट अरेस्ट करवा दिया। बात कर इतिहास की, उनको हम एक अलग तरीके से उनके जिस बहादुर शाह का जिक्र कर रहे हो ना, उनके उस ऊपर बहादुर शाह की तो ये पोजीशन है। वो अलग तरह से राजनीति कौन कर रहा है? मैं वही कह रही हूँ कि उसके ऊपर क्यों इतनी राजनीति की जा रही है? अरे, जो बयान कर कौन रहा है? गाय, क्या आप में से कोई गोमांस खाता है? ये रुक जाइए। उस रिपोर्टर ने भी यही सवाल किया था, कैन यू कर्टेल somebody's respective desires या फिर eating habits? Can you curtail somebody's eating habits? यही सवाल था। आप किसी की खाने पीने की आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते because you are living in a democratic country. बिल्कुल ठीक। राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू लिव है। आप ये सवाल यहाँ ना उठाएं, आप जवाब दें कि ये जो बयान दिया है मुखिया ने प्रदेश के, जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए, सियासत उबाल मार रही है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या आइडियोलॉजी है? बिल्कुल, अब जो आपने सवाल किया उस बात का जवाब ये है कि उनको जब उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद जब उन्होंने अपने बयान को सुना, भावावेश में वो बात ये कह गए, लेकिन उन्होंने उसके बाद उस पर खेद प्रकट किया है। ये मैं इस बात का जवाब। एक मिनट जी, भावनाओं में चलिए मेरे साथ मौलाना। आप गाय को हिंदुस्तान में अपनी माँ की तरह मानते हैं, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि किसी को जीने का हक नहीं है, किसी का कोई हक नहीं है, किसी का कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में क्यों गाय हत्या करवा रही है? क्यों गायों को कटवा रही है भाजपा की सरकार? की पूरी कोशिश सरकार प्रोवाइड करती है, हरियाणा में सरकार बीफ प्रोवाइड करती है। गोवा में भाजपा आप स्टैंड करो ना, आप ये स्टैंड लोगे, ये स्टैंड लोगे। चलिए मौलाना निसार है मेरे साथ, एक बार उनसे बात करेंगे। मौलाना जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, जो बयान आज आया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जो उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर आप भी उसको जानते हैं, हालांकि उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और मैं खेद व्यक्त करता हूं, और यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता भी यही कहती हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी बात पर, जिस तरह से इन मसलों पर राजनीति हो रही है? मेरा सीधा सीधा तो यही कहना है मैम कि एक स्टेट के जो है सीएम का
इस तरह से बयान देना, वो भी मतलब एक संप्रदाय के खिलाफ, वो भी एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह का बयान देगा तो ये कहाँ तक सही है। और जो बीजेपी के लोग सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, वो इन सबसे ज्यादा गौ हत्या, लव जिहाद, घर वापसी, इन जैसे मुद्दों पर पूरी जनता को गुमराह करके सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते हैं। ये लोग किस तरह की राजनीति करते हैं, पहले ये लोग साबित करें, ये लोग पहले बताएं कि ये देश को किस आधार पर चलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक आधार पे या फिर देश को विकास के आधार पर चलाना चाहते हैं। जब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आई है और जहाँ जहाँ स्टेट में उन लोगों की सरकार बनी है, ये लोग उस स्टेट के अंदर सांप्रदायिकता की ही राजनीति कर रहे हैं टोटली। अच्छा, ये बताइए मौलाना जी, पहले बयान दे देना, फिर बयान से माफी मांग लेनी, खेद जता देना, ये अक्सर राजनेताओं का ट्रेंड हो गया है। वो एक का नाम नहीं ले रहे, सभी का ये हो गया है। और उसके बाद मीडिया को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा देना, क्या इससे सब बातें ठीक हो जाती हैं? राजनेताओं की इस बयान पे सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि पहले वो अपनी बात कह के एक मैसेज दे देते हैं कि मैंने जो है ये मैंने सेंस क्लियर कर दिया, बाद में खेद जताने से क्या मतलब बनता है। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने 1949 में फैसला ले लिया था कि वो गौ मांस नहीं खाएंगे, वो बीफ खाते हैं। बीफ के अंदर भैंस का मीट आता है और बकरे का मीट आता है, वो बीफ खाते हैं, न कि गौ मांस खाते हैं। फिर भी जो है ये लोग बीफ को लेकर के इतनी सियासत करते हैं, ये कौन सी चीज है। मुसलमानों ने 1949 में ही क्लियर कर दिया था, उनकी बैठक हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने उस मीटिंग में ही क्लियर कर दिया था कि हम हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल करते हुए, उनकी धार्मिक मान्यताओं का ख्याल करते हुए हम गौ मांस खाना छोड़ देंगे। और उन्होंने गौ मांस खाना छोड़ दिया। आज हिंदुस्तान के मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर गौ मांस बैन है, उत्तर प्रदेश में भी बैन है, जिस प्रदेश की ये बात होती है। और उसके राजनीति इस पर, उसके बावजूद इतनी राजनीति, ये समाज को बांटने के लिए है, पोलराइजेशन है या क्या, या फिर कौन सी आइडियोलॉजी काम कर रही है? नहीं नवजोत जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि जब उस समय में भी जो है, जब उन्होंने फरमान जारी किया तो 1 अगस्त 1857 को एक भी गाय जो है या एक भी बछड़ा कुछ भी कटा नहीं, एक भी बकरीद के दिन, क्योंकि उन्होंने ये फरमान जारी किया था। तो हम इस बात को मानते हैं। 2015 के आज के बयानों की बात कर रहे हैं। तो मैं आज के बयानों की बात कह रही हूँ। मुगलों के टाइम में भी बैन था, मुगलों के टाइम में भी बैन। क्या उस समय, सुनिए, क्या उस समय प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी? नहीं, मैं ये बस फिर ये क्या बात, क्या कंपेयर कर रही हूँ? नहीं देखिए, उस समय जब प्रजातांत्रिक नहीं थी ना, उस समय भी कोई बादशाह नहीं था, उस समय भी बैन था। सुनो, कोई बादशाह नहीं था वो, उसका तो दिल्ली के लाल किले से निकलना भी बंद था। मैं क्या बात कर रहा हूं? लोग इतिहास में 1800 में क्यों घुसे हुए हैं? कम से कम 2015 में आकर मौजूदा अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए ये महाराष्ट्र में बैन है, हरियाणा में बैन है, पंजाब में बैन है, फिर इस तरह का बैन है। एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अभी अभी हरियाणा के उच्च न्यायालय के अंदर भी एक याचिका विचाराधीन है। उसके अंदर भी माननीय उच्च न्यायाधीश ने एक बात पूछी है सरकार से बकायदा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति CLU लेता है तो आप उसकी जूतियां घिसवा देते हैं, लेकिन स्टेट से दूसरी स्टेट में पशुओं को ट्रांसफर करने के जो परमिट है वो रातों रात सेकंडों में इश्यू हो जाते हैं। जो हरियाणा से जो गाय रात को ट्रांसफर की जाती है, जिनके परमिट रातों रात इश्यू होते हैं, एक तरफ सरकार परमिट इश्यू कर देती है रातों रात, वो गाय ट्रांसफर हो जाती है। आप नवजोत जी, मैं इनको सही करना चाहूंगी कि अब स्पेसिफिक कर दिया है कि इन्हीं व्हीकल्स में जो है वो पशु जाएंगे, ताकि वो बिल्कुल ना हमने बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। और अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर वो उनको जो है उसके बाद चलान होगा। मुख्यमंत्री को इस तरीके का समाज विरोधी बयान देने की हाईकोर्ट ने एक बात और कही है इसमें कि आपने जितना परमिट दिया है गऊओं को बाहर ले जाने का, क्या उनका आपके पास रिकॉर्ड है या नहीं? तो उसका कोई जवाब नहीं था हरियाणा सरकार के पास। अच्छा नेहरा जी, मैं चलूंगी, महेंद्र जैन है हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है। इस सिनेरियो में इस तरह के बयान का क्या मायने दिया, क्यों जानबूझ के दिया गया या फिर कोई आइडियोलॉजी के तहत ये दिया गया, क्या समझे? महेंद्र जैन के पास चलूंगी, एक छोटा सा जवाब आपसे। देखिए,
समय परिस्थिति क्या रही मुझे इतना नहीं पता, कंटेस्ट क्या था उसका। बाकी रही बिहार इलेक्शन की बात, तो बात स्पष्ट है कि 15% या 17% मानी जाती है अल्पसंख्यकों की आबादी और उसके मुकाबले 80% दूसरी बहुसंख्यक है। तो सवाल 17% वर्सेस 80% का मान लीजिए, ये भी हो सकता है। और बात रही दूसरी बात, देखिए एज ए जर्नलिस्ट मैं जो बताता हूँ, सुनीता जी ने जो कहा कि पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आप क्या करते हैं उसके बारे में, दादरी के बारे में, ये प्रश्न का उत्तर देने वाले पे डिपेंड करता है कि प्रश्न का उत्तर कैसे दे और क्या दे। वो एक लाइन में भी निपटाया जा सकता था कि मुझे अफसोस है इखलाक की मौत पे, ठीक है। तो ये बरगलाने वाली बात है। नहीं, एक मिनट, जबकि देश का प्रधानमंत्री भी उस पे अफसोस पर अनफॉर्चुनेट कह चुका है उस घटना को। देश का प्रधानमंत्री और इतने विवादित बयानों के बाद बड़ी मुश्किल से उस पर रोक लगने के बाद अब एक और कंट्रोवर्सी। मैं अपने जर्नलिस्ट कैरियर, मैं एक जर्नलिस्टिक कैरियर के बारे में बताता हूँ। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे राजनेता, जननेता नो कमेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। ये अक्सर होता है। ये बरगलाने वाली बात है पूरे। महेंद्र जैन के पास लेकिन उससे पहले एक बार अपनी टीम से कहेंगे वो सुना देते हैं दोबारा से वो बयान, बिकॉज कुछ सुनाते हैं क्या कहा था सीएम साहब ने। लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना, तो मुस्लिम रहें, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना, तो मुस्लिम रहें, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है ये कहीं नहीं उनके उसमें भी नहीं है लिहाज में कि हमको खाना ही खाना। अब जिस चीज की किसी समाज की एक मान्यता है, देखिए हमारे यहाँ कल्चरली हम डेमोक्रेट हैं, तो डेमोक्रेट में हमेशा फ्रीडम होती है, लेकिन उस फ्रीडम का भी एक नियम है, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि फ्रीडम वहीं तक चलती है जहां दूसरे की फ्रीडम, दूसरे की मान्यता उसको चोट ना। गौमांस खाना छोड़ना ही होगा अगर इस देश में रहना है। आपने सुना वो ऑडियो टेप जो रिलीज किया गया उस अखबार की तरफ से। उससे पहले जब ये कहा गया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और मैंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑडियो टेप जो है उस अखबार की तरफ से रिलीज किया गया। महेंद्र जैन है मेरे साथ, नेता विश्व हिंदू परिषद, एक बार उनसे बात करेंगे। महेंद्र जैन जी, पूरे मसले पर आपका पक्ष जानना चाहूंगी सबसे पहले। महेंद्र यादव हूँ ना कि जी महेंद्र यादव जी, कहिए सर। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हम लोग हैं जी, तो गौ हमारी धार्मिक आस्था का विषय बनता है जी। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के समय से ही, जो कि एक योगी राज थे, वो स्वयं में अपना में एक बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने गौ को ही सबसे पहले पालना शुरू किया। और आप जानते हैं कि गौ के अंदर सब तरह के पोषक तत्व और वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि इस समय गौ सबसे लाभकारी जीव है। महेंद्र जी माफी चाहूंगी, मुद्दा ये नहीं है, उस पे तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा, मुद्दा ये नहीं है, उस पे कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा। बात उस बयान की है कि जिस तरह से एक समुदाय को टारगेट करके नसीहत देना कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ऐसा नहीं रह सकते। माननीय मुख्यमंत्री, वही मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वह मैं नहीं जानता हूँ, किस परिप्रेक्ष्य में अभी तक इतनी बार सुबह से बयान चल चुका है महेंद्र जी, आप कैसे कह सकते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा? इतनी बार चल चुका है ये बयान, सारे चैनल्स दिखा रहे हैं। मैं केवल धार्मिक आधार पर, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने धार्मिक आधार पर मैं अपनी बात रखूंगा ना। राजनीतिक स्तर पर तो आपके साथ जो अन्य पैनल में बैठे वो कर ही रहे हैं बात, लेकिन मैं जब धार्मिक संस्था से आया हूं तो मैं धार्मिक बात रखूंगा। हाँ। तो धार्मिक आधार पर यह स्पष्ट है कि इस देश में जब धार्मिक भावनाओं को सबके धार्मिक सम्मान करना चाहिए, सबकी धार्मिक भावना को सम्मान करना चाहिए, सबके सामाजिक भावना को सम्मान करना चाहिए, तो हिंदुओं की धार्मिक भावना को सम्मान क्यों नहीं हो सकता? विश्व हिंदू परिषद कौन सी धार्मिक संस्था है ये? देश में रहते हैं और उसमें
बीजेपी की एक वो है। विश्व हिंदू परिषद कौन सी धार्मिक संस्था है महेंद्र जी? हिंदुओं की विश्व हिंदू परिषद धार्मिक तो संस्था धार्मिक कैसे हो गई ये? सभी ये भाजपा की एक टीम है ये। हिंदू धर्म के जी नहीं धार्मिक कैसे हो गई? कोई टीम नहीं है, विशुद्ध रूप से हिंदू के लिए तो इसका मतलब हमारे देश में जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं वो सब धार्मिक है। मन में पालना नहीं चाहिए। उन पर बैन क्यों? वो अपनी जगह पर नहीं बैन हम उन पर बैन नहीं लगा रहे। नहीं जैन साहब एक सुनिए खाने के ऊपर गौ मांस क्यों खाया जाए जब हमारी धार्मिक अपनी सरकार को कहिए ना, मोदी जी को कहना, यादव साहब मोदी जी से कानून बनवाओ। यादव जी पर आप नसीहत भी नहीं दे सकते हैं किसी को कि कोई देश में नहीं रह सकता। परिषद के सदस्य हैं, कम से कम गोवा में आपकी सरकार है, वहां तो रुकवा लीजिए। वो काम भी होगा। कब होगा? आज के आपके रक्षा मंत्री वहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर हालत में गौ मांस इन 1.5 बैन होना एक अलग बात है, बैन होना एक अलग मैम इन 1.5 सालों में देश से बाहर निकालना दूसरा है। आप नहीं छोड़ेंगे तो देश से बाहर छोड़ना। पूरी दुनिया में बीफ का सेकंड हमारी तरफ से बैन हो ना हो, लेकिन हर हालत में गोवध रुकना चाहिए। हमारा सीधा सा सिद्धांत है और हमारा सीधा सा कहना है कि गोवध हर हालत में इस देश में रुकना चाहिए। 80% लोगों की भावना को अगर वो नहीं करेंगे तो वो क्या नाम यादव साहब एक मिनट में तो क्या आप एक सुनिए, क्या दूसरे समुदाय को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या आदर होना चाहिए धार्मिक? नहीं, मुझे यादव साहब ये बताइए, क्या दूसरे समुदाय का जो 17% है देश की आबादी का, इस देश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? आप उनको कह रहे हो कि देश छोड़ के जाना होगा, तो क्या एक समुदाय विशेष को नहीं, आपने कहा ना, ये आप कह रहे हैं कि वो दूसरे समुदाय को क्या इस देश को छोड़ना पड़ेगा? सीधी बात है, देखिए नहीं, क्या एक समुदाय को देश छोड़ना पड़ेगा? वो यहूदियों तक को देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं आप? सबको सिर माथे बैठाया है। क्या मुसलमानों को सिर माथे नहीं बैठाया था? क्या ईसाइयों को सिर माथे नहीं बैठाया था? क्या यहूदियों को सिर माथे नहीं बैठाया था? आप हिंदुस्तान का एक और विभाजन चाहते हैं क्या? भाई समझते हैं, देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हो क्या? विश्व वो तो आप लोग देखो, आप लोग देखिए किस तरह से आप तोड़ते रहेंगे और एक समुदाय आप देश को तोड़ते रहेंगे। यादव जी, आप इस बयान से सहमत हैं? आप विश्व हिंदू परिषद इस बयान से सहमत है जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने दिया? चलिए सीधी बात। मैं केवल एक बात कहता हूं कि गोवध इस देश में नहीं होना चाहिए, गो मांस नहीं खाना चाहिए। ये हमारा हिंदू धर्म का यादव जी उस पर वो सभी कहते हैं। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप उनके बयान से सहमत हैं कि अगर आप गौ मांस खाएंगे तो आप यहाँ नहीं रह सकते और रहना है तो छोड़ना ही होगा? राजनीतिक, ये राजनीतिक नहीं है, ये स्टेटमेंट है। आप किसी की स्टेटमेंट से या तो सहमत हो सकते हैं या नहीं सहमत हो सकते। अगर उन्होंने ये कहा कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए तो उन्होंने ठीक कहा है, अब तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सही बात है, गौ मांस इस देश में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 80% लोगों की भावनाओं का आदर, 80% लोगों के धार्मिक भावनाओं का आदर हर हालत में सबको करना चाहिए, तभी सभी समान तरीके से रह सकते हैं। तो नहीं खाना चाहिए, मतलब क्या वो भी है, यही रहने राजी जल्दी से। तो ये क्या एक आइडियोलॉजी चल रही है कुछ लोगों का, ये भी कुछ ऑब्जर्वर्स का इस तरह का एक मत है कि ये आरएसएस आइडियोलॉजी चल रही है क्या? अगर हम इनकी बात सुने या फिर हम बीजेपी के नेताओं के पहले के बयान सुने जो दादरी के बाद आए और उसके बाद आज खट्टर साहब का ये जो बयान आया, क्या ये एक आइडियोलॉजी है आरएसएस की जो कहीं ना कहीं सामने आ रही है? देखिए अभी तक बड़े पर्सपेक्टिव में हम बात करें, अभी तक तो यही लग रहा है कि संघ की पाठशाला में जो सेवक तैयार होते हैं और उनमें जो कूट के भावनाएं भरी जाती है, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास है। और देखिए इसमें सबसे खतरनाक बात जो है, मैं इन्हीं आरएसएस वालों को कहना चाहूंगा, बीजेपी वालों को कहना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता कल को अल्पसंख्यक वर्ग की सरकार आ जाती है और वो ये कहे कि आप दाल रोटी खाना छोड़िए, आपको बीफ ही खाना पड़ेगा, गाय का मांस ही खाना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं खाएगा तो उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, तो ये कहां जाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? खाने की हैबिट पे सवाल है, ये भी कोई विषय है? क्यों नहीं, विषय यही है क्या?
ये विषय यही है। नहीं है हैबिट की बात, वो खाने की धार्मिक हैबिट भावना है। जुड़ा हुआ है। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं ऐसे नहीं, ये हमारी सहनशीलता का आप परीक्षा लेना चाहते हैं क्या? सवाल तो यही हमारी था कि सहनशीलता आप का परीक्षा किसी लेना की चाहते हैं आप habits को लोग? control नहीं महेंद्र करते। जी, माना इस की तरह से धार्मिक नहीं भावना से जुड़ा हुआ है, माना, आप सुनिए महेंद्र जी, नहीं, माना की ये धार्मिक anti habit नहीं सुनिए है। सुनिए कहीं भी माना की धार्मिक किसी भावना भी- से जुड़ा हुआ है, परंतु क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर रहते हुए यह कहने का अधिकार है कि मुस्लिम या तो बीफ खाना छोड़ दें या देश छोड़ दें? देखिए, किस वो मुस्लिमों के संदर्भ में ही क्यों कहा उन्होंने? अगर आप लोग बीफ खाना नहीं छोड़ देंगे तो उन्होंने सबके लिए कहा है, कोई भी अगर गौमांस खाता है तो वो गलत है। आपको पता ही नहीं जब चलिए छोड़ दें, आप मानना नहीं चाहते, सुनीता जी मैं आपके पास आऊंगी, आप माना नहीं, हम सुना चुके हैं 2 बार वो ऑडियो टेप सुना चुके हैं और वो ऑडियो टेप सुबह से चल भी रहा है, आप जानती हैं। मुद्दे पर आते हैं जी, जो इन्होंने कहा, ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी को लेकर क्या चला जा रहा है, बड़े पर्सपेक्टिव में जानना चाहूंगा। नहीं, ऐसी कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है। आप देखिए, जब इन्होंने खुद भी ये बात मानी है कि जो दादरी का जो कांड हुआ उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को कहा कि उन्होंने कंडेम किया कि ये गलत हुआ। बहुत देर कर दी तो मैंने ये आते आते अभी क्या आप अगर उस बयान को आते आते उससे पहले कई बयान हम आपको सुना चुके हैं जो ऐसे आ गए थे विद एंगर, जो माहौल को खराब कर रहे थे। और सवाल हो रहा, आप लोग ये कह रहे हैं कि वो बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए दिया गया, तो अभी तो बिहार इलेक्शन तो अभी चल रहा है, फिर तो अभी और भी देर कर सकते थे। अगर उन्होंने देर ही करनी थी तो अभी तो इलेक्शन चल रहा है और देर कर सकते थे वो। नहीं, 2 चरण तो हो गए, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन बहुत दिन हो गए, उनको बयान दिए भी काफी दिन हो गए, करीब सीट हो चुकी। फिर ये केवल बिहार चुनाव का मामला है, ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। प्रधानमंत्री खुद माफी मांग लेते हैं, अपने मुख्यमंत्रियों से बुलवा देते हैं बस, और उनके मुख्यमंत्री के ओएसडी सुबह आके कहते हैं कि हम इस अखबार के ऊपर मुकदमा ठोकेंगे, और अखबार ने जब सारी स्थिति स्पष्ट कर ली तो उसके बाद आपने खेद प्रकट कर दिया। नहीं, मुख्यमंत्री ने, आपने बताइए मुख्यमंत्री जी ने कितना समय लगाया है खेद प्रकट करने में, उसी दिन खेद प्रकट कर दिया। अरे दिन, ये तो फिर मिनटों की बात होनी चाहिए। आप आगे नहीं तो मुझे जैसे ये आप बताइए, बात कर रहे हैं अभी और वेट कर सकते थे, खेद प्रकट करना पड़े। नेहरा जी देखिए बड़ी बात में हम ऐसे बयान दें क्योंकि खेद अगर प्रकट करना प्रदेश पड़े। का मुख्यमंत्री ही भावावेश में अगर बयानबाजी करेगा, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए वही भावावेश में करेंगे, प्रेस के सिर फोड़ेगा। तो आप उसके बाद जनता से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, मेरा तो कहना ये है, जो अगर वो उसका कोई अगर कोई उच्च पद पे बैठा उसका कोई भाव नहीं हो सकता, वो भावावेश में नहीं आ हो सकता है, लेकिन जब आप 2.5 करोड़ जनता की बात करते हैं, उन्होंने ये बात आप 2.5 करोड़ जनता की बात करते हैं तो मुस्लिम भी उसी का एक पार्ट है। उसके बाद उन्होंने उसको खेद भी प्रकट किया कि मेरी मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बात के पीछे बढ़ गई कि क्या खाना चाहिए ये भी वो तय करेगी, कितना पढ़ना चाहिए ये भी वो तय करेगी, सरपंच कितना पढ़ा हो ये भी वो तय करेगी, हर बात को भाजपा ही तय करेगी। देखिए, सरकार जो है वो अपनी बात रखती है और उसके बाद कितनी बात उसकी जनता जो है वो समझती है, कितनी बात फॉलो करती है, वो जनता पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज कभी भी थोपी नहीं जाती। और ना मेरा कहना, आपने ठेका ले रखा है क्या हर चीज का? आपने पढ़ाई का भी ठेका ले रखा है कि 10वीं पास ही सरपंच बनेगा? आप ट्रैक से हट रहे हो। दिनेश जी मुद्दे पर मुद्दा बहुत बड़ा है, प्लीज मुद्दा बहुत बड़ा है, वो हम छोटी बातों पे नहीं आज जाने देंगे। अभी भी ये नहीं चाहते। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी को ये कहना चाहिए था इस बारे में। अपना विधायक तो बना लो। दिनेश जी प्लीज अनपढ़ ही रहे, प्लीज पढ़े लिखे लोग कौन सा इधर समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये इस तरह की बातें भी हम लोगों को बांट ही रही है। कितने विभाजन हम चाहते हैं? नहीं, हमारे परदादा सरदादा है ना, सारे अनपढ़ थे, क्या वो मूर्ख थे? बात वो नहीं है, नहीं वो नेतृत्व नहीं, वो एक गलत बात है। बात वो नहीं है, प्लीज हम शिक्षा पे कर रहे हैं। लेट्स आप मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, तो मॉरल एजुकेशन सुनीता जी, मॉरल एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? मॉरल एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों को नीचा ना महसूस कराएं, उनकी भावनाओं का आदर करें, उनको कंट्रोल ना करें। नहीं, वो तो बात है, ये वाइस वर्सा है, ये दूसरों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस वक्त नहीं लग रहा है। चलिए जल्दी से देखिए, इसमें ये था कि विवाद अभी दबा नहीं है, आग सुलग रही है। अगर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपका क्या कहना था, उनका ये उत्तर होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी का उत्तर ही मेरा उत्तर है, तो बात समझ में आती है कहीं ना कहीं। उन्होंने जो अपनी भावनाएं प्रकट की
वो इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं उनको बड़ी डोज मिली है, इस बारे में और ज़्यादा बोलिए। और दूसरी बात जो एज ए मीडिया मैन मैं यहाँ पे कहूँगा, जब सुबह एक खबर आती है कि हम उस फला प्रकाशन पर इतने करोड़ रुपए का हर्जाना ठोकेंगे, और जब वो प्रूव हो गया कि हाँ ये बात कही गई है, तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हम उसको इतना हर्जाना देंगे। देखिए, आप जब ये है कि आप जब पूछ दबाते हो किसी की तो उस पर भौंकते हो, जब दूसरा काटने को आता है तो उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार कहीं ना कहीं देखिए खतरे में है। इन्होंने ये कहा कि उनको ये कहा गया कि आप इस पे और बोलिए, तो क्या इंडियन एक्सप्रेस ने सारे क्वेश्चंस पहले रख दिए थे उनके सामने कि ये क्वेश्चंस है, और उन्होंने अपने ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी से सबसे ये पूछा कि मैं इन क्वेश्चंस के क्या क्या जवाब दूं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप ये बताइए, नहीं क्या इशारा? अब आपके सामने अगर आप नवजोत जी मेरा इंटरव्यू यहाँ लेंगी तो पहले मुझे पूरे क्वेश्चनर दे देंगी कि आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या क्वेश्चन एकदम से आ जाता है? यू नेवर नो। और ये बात करें कि आकाओं ने ये कहा कि आपने ऐसे ही बोलना, आप क्यों इन बातों को इतना ज्यादा बिल्कुल गलत बात। बड़े मुद्दों पर क्या कोई गाइडलाइन नहीं है पार्टी की? क्या ये कोई छोटा मुद्दा नहीं? एग्जाम की जल्दी से, क्या बड़े मुद्दों पर पार्टी की कोई गाइडलाइन नहीं होती? इसका मतलब ये है कि आपको फीड क्या हुआ है, फीड वही निकलेगा। देखिए क्वेश्चन कभी फ्रेम नहीं होते। आप प्लीज मुझे भी बता दें कि मुझे क्या फीड हुआ है, ताकि मैं मुझे भी ध्यान रहे कि मुझे आप जो बोल रहे हो फीड हुआ है, क्या फीड हुआ है मुझे? आप जो यहाँ पे चर्चा करिए हमें फीड है वो। ये आपके सिस्टम में होगा, यहाँ कुछ फीड नहीं होता है। नहीं, बिना फीड आप बोल कैसे रहे हैं? नहीं होता, आप बिना फीड बोल कैसे रहे हैं? पत्रकार के सिस्टम में कुछ नहीं होता। आप इंटरव्यू लेने सुनिए, आप पत्रकार हो, आप मेरा इंटरव्यू लेने आओगे, आप मुझे क्वेश्चनर दे दोगे पहले? नहीं, आप सुनिए, आप पार्टी गाइडलाइन से बाहर बात करेंगे। इधर देखिए, आप पार्टी गाइडलाइन से बाहर आप मांगेंगे, आप मांगेंगे तो क्वेश्चनर दिया जाएगा। और दूसरी बात, मांगेंगे तो आप उनसे पूछिए, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चनर पहले दे दिया? एक मिनट और, टॉपिक क्या है? अगर आकाओं ने ये कहा होता तो वो खेद प्रकट नहीं करते। मुद्दा ये हुआ है। मुद्दा ये है कि क्या ये पार्टी गाइडलाइन से बाहर का बयान था? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्या ये पार्टी लाइन के बाहर का बयान था? पार्टी गाइडलाइन के विदिन था। जल्दी से कमिंग फास्ट। नवजोत जी, ये जानबूझ कर दिया गया बयान है बिहार की राजनीति को पोलराइज करने के लिए। आप यहाँ बैठकर राजनीति करते हो, उसका असर बिहार पे भी पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मीडिया है, सब कुछ आजकल लेटेस्ट टेक्निक है। और एक मुख्यमंत्री प्रदेश का इस तरीके की बात करता है, तो ये मैं नेहरा जी की बात से और अंतराम जी की बात से सहमत हूँ कि ये पोलराइजेशन 80% वोटों को पोलराइजेशन करने का गंदी राजनीति का खेल है। ये कांग्रेस का काम था। प्लीज लिसन। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, अगर हम वहाँ राष्ट्रपति जी ने जो कहा, देश के राष्ट्रपति जी ने जो कहा उसकी बात सुनो, तो आपके मुख्यमंत्री को भी राष्ट्रपति की बात सुननी चाहिए थी, प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए थी। उसके बावजूद अगर वो आग लगाने का काम करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ये गंदी राजनीति है और ये भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का एजेंडा है। यहाँ आपके प्रवक्ता बैठकर कह गए हैं, इसी चैनल पे कह गए हैं, तो हम ठोक के आरएसएस का एजेंडा लागू करेंगे। कौन रोक सकता है? तो ये आरएसएस का एजेंडा लागू करने का गंदा खेल है, गंदी राजनीति है। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे और बड़े सवालों पर आएंगे कि क्या ये एक एजेंडे के तहत इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और अगर इस कोई बड़ा एजेंडा है तो वो क्या है और वो किस तरह से बदलेगा मौजूदा राजनीतिक सिचुएशन को। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।